द नाइट हाउस, एक खामोश घर और एक बेपनाह आत्मा। रात की स्याही में जब सारी दुनिया सो रही होती है तब कुछ रूहें जागती हैं और उन्हीं में से एक है बेथ, एक सीधी सादी औरत जो अपने पति ओवेन के खो जाने के बाद टूटी नहीं है, बस थमी हुई है। सांसें चल रही हैं पर दिल में खामोशी की गूंज है। कहानी शुरू होती है उस रात जब बेथ अकेली अपने घर के सोफे पर बैठी है, हाथ में शराब का ग्लास और सामने चल रही है उसकी शादी की वीडियो। हर मुस्कान में एक चुभन है, हर हंसी के पीछे आंसुओं का समुंदर है। वो अपने पति को याद कर रही है जो कुछ दिन पहले ही खुदकुशी कर चुका है। पर इस रात कुछ अजीब होता है। दरवाजे पर दस्तक होती है, बेथ उठती है, शीशे में झांकती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अगली सुबह बेथ जो एक स्कूल टीचर है, जैसे तैसे खुद को संभालती है और स्कूल पहुंचती है। पेरेंट टीचर मीटिंग में एक स्टूडेंट की माँ उसे उलझ जाती है, कहती है कि उसके बेटे को सी ग्रेड क्यों मिला। बेथ बताती है कि असाइनमेंट नहीं जमा हुआ था। माँ बोलती है आप तो थी ही नहीं। तब बेथ पहली बार टूटती है, मेरे पति ने पिछले गुरुवार ही खुदकुशी की थी। वो औरत चुप हो जाती है। कभी कभी इंसान को चुप रहकर भी बहुत कुछ समझ आता है। घर लौटकर बेथ ओवेन की पुरानी डायरिया पलटती है। उसमें एक झील के किनारे बने किसी घर का स्केच है, लेकिन गौर से देखने पर वो समझती है हर स्केच जैसे उसके घर का उल्टा प्रतिबिंब है, जैसे कोई आईने में झांक रहा हो। उसका दिमाग भन्ना उठता है। अगली रात म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है और फिर उसे ओवन की आवाज आती है। बेथ डर जाती है। वो ओवन का फोन चार्ज करती है, लेकिन उसमें कोई मैसेज नहीं मिलता। फिर उसकी गैलरी में एक फोटो दिखती है, एक लड़की की साइड पोज से ली गई तस्वीर। वो लड़की बिल्कुल बेथ जैसी दिखती है, लेकिन कपड़े अलग हैं। वो अपनी दोस्त क्लेयर को दिखाती है। क्लेयर कहती है शायद तुम ही हो, पर बेथ साफ कहती है मेरे पास ऐसे कोई भी कपड़े नहीं थे। क्लेयर समझने की कोशिश करती है, ओवेन शायद तुम्हें धोखा दे रहा था, भूल जाओ। लेकिन बेथ का दिल मानने को तैयार ही नहीं था। दोनों बाहर जाते हैं, बहुत सारी पीते हैं। घर लौटते वक्त बेथ एक पुरानी बात याद करती है। जब वो 17 साल की थी तब उसकी कार एक खाई में गिर गई थी। फेफड़े फट गए थे, दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। पूरे 4 मिनट तक वो मरी हुई थी, पर डॉक्टरों ने किसी तरह उसे बचा लिया था। यह सब सुनाते सुनाते बेथ की आंख लग जाती है। आधी रात को म्यूजिक सिस्टम जोरों से बज उठता है। घर सुनसान है, लेकिन बेथ को ऐसा लगता है कि कोई है। वो चिल्लाती है जो भी हो सामने आओ। और तभी झील के पास कुछ लड़कियां छलांग लगाते दिखती है। बेथ टॉर्च लेकर बाहर निकलती है, पर कोई नहीं है। फिर झील की दूसरी तरफ एक और घर दिखता है जो पल भर में गायब हो जाता है। किसी की फुसफुसाहट उसके कान में पड़ती है। बेथ डरते डरते बोट की तरफ बढ़ती है। वहाँ खून से सने पैरों के निशान हैं। वो समझ जाती है ओवेन की आत्मा यहीं कहीं है। वो हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करती है, पर होश खो बैठती है। जब होश आता है वो खुद को झील के पार पाती है, एक ऐसे घर में जो उसके घर जैसा है। वहाँ हर कमरे में लड़कियां हैं जो बेथ जैसी दिखती है और उनके साथ है ओवेन। पर जब वो घर के अंदर आती है तो समझती है वो अपने ही घर में है। मतलब ये सपना नहीं है, ये कुछ अलौकिक है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ गई है जहाँ आईने के पीछे की सच्चाई दिखने लगती है। बेथ अब उस झील के पार के घर की तलाश में जाती है। उसे हर चीज उल्टी लगती है, जैसे कोई उसके अपने ही घर को पलट कर बना रहा हो। वो अकेली जंगल में जाती है जहाँ उसका पड़ोसी उसे रोकने की कोशिश करता है, मत जाओ, वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। पर बेथ अब डर से परे है। वो उस उल्टे घर में जाती है, सब कुछ टूटा बिखरा, जैसे वहाँ मौत की परछाई चलती हो। अंदर उसे एक गुड़िया मिलती है जिसमें सुइयां चुभी हुई होती है। ये कोई साधारण गुड़िया नहीं है, ये काले जादू का हिस्सा थी। वो भागकर पड़ोसी के घर जाती है, पूछती है तुम जानते हो कुछ, ओवेन यहाँ क्या करता था। पड़ोसी धीरे से कहता है मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था वहाँ, पर कुछ नहीं बताया क्योंकि तुम्हें टूटता नहीं देख सकता था। घर लौटकर बेथ ओवेन की चीजें खंगालती है। उसे 2 किताबें मिलती है, उनमें से एक थी ब्लैक मैजिक पर। गुस्से में वो गुड़िया फेंक देती है, पर गुड़िया जमीन पर गिरकर फिर से सीधी खड़ी हो जाती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अचानक ऊपर से आवाज आती है। बेथ दौड़ती है, वहाँ एक मर्द की आत्मा खड़ी होती है। जब वो पलटकर बेथ की ओर देखता है, बेथ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगले दिन बेथ जाती है उस बुक स्टोर पे जहाँ से वो किताबें खरीदी गई थी। वहाँ उसे वही लड़की दिखती है जिसकी तस्वीरें उसने ओवेन के फोन में देखी थी। बेथ पूछती है क्या तुम ओवेन को जानती हो। लड़की हड़बड़ा जाती है हाँ, पर हमारे बीच कुछ था नहीं, वो बस एक अच्छा दोस्त था। उस रात वो लड़की खुद बेथ के घर आती है, कहती है ओवेन तुम्हें बहुत प्यार करता था, पर वो कुछ और भी कर रहा था।
जिसे मैं नहीं समझ पाई। बेथ वापस उस झील के पार वाले घर में जाती है। इस बार शराब के नशे में वो ओवेन की आत्मा को बुलाती है, पर कोई नहीं आता। तभी उसका पैर फिसलता है और जैसे ही नीचे टॉर्च डालती है, वहाँ कई मरे हुए शरीर पड़े होते हैं। वो लड़कियां जो बेथ जैसी दिखती थी, वो भागती है डर के मारे। घर पहुंचकर आईने में देखती है किसी ने बाथरूम के शीशे पर कुछ लिखा है। वो पास जाती है, तभी फुसफुसाहट सुनाई देती है और फिर शीशे में दिखती है एक लड़की जो बेथ जैसी है और ओवेन उसे मार रहा है। अचानक एक आत्मा पीछे से बेथ का गला पकड़ लेती है, दरवाजे पर पटकती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अब कहानी सिर्फ आत्माओं की नहीं, ये उस परछाई की है जो मौत है पर नाम नहीं बताती। रात का तीसरा पहर और बेथ अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ आगे केवल स्याही है, ना रोशनी ना उम्मीद। वो फिर से उस उल्टे घर में जाती है और इस बार वो खुद को एक कमरे में पाती है जहाँ दीवारें फुसफुसा रही है। यहाँ पर वो फिर अपने पति ओवेन को देखती है, पर अब वो ओवेन नहीं रहा। अब वो एक परछाई है, एक साया जो प्यार के नाम पर कुछ और ही खेल खेल रहा था। वो कहता है, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब किया। मैं जानता था मौत तुम्हें ढूंढ रही थी, क्योंकि तुम एक बार मरते मरते बच गई थी। मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें ले जाए, इसीलिए मैंने एक नकली घर बनाया, लड़कियों को लाया जो तुम जैसी थी और उसे गुमराह किया। बेथ कांपती है, उसकी आंखें भर आती है। तुमने ये सब क्यों किया ओवेन? मार दिए वो लड़कियां। एक गूंजती हुई फुसफुसाहट आती है, मैं हूँ मौत, तुम मुझे जानती हो। 17 की उम्र में जब तू पानी में डूबी थी, मैं वही था जिसने तेरा हाथ खींचा था, पर तू बच निकली और तब से मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। मौत अब सामने है, ना कोई चेहरा ना कोई आवाज, सिर्फ एक एहसास। बेथ की आत्मा उस अंधेरे में खींची चली जाती है। वो सोचती है, क्या वाकई उसकी जिंदगी में कुछ बचा है? तभी मौत की आवाज आती है, खत्म कर इसे अभी खुद से। ओवेन की शकल में साया एक बंदूक पकड़ता है। बेथ नाव में बैठी है, झील के बीचों बीच। आसमान पर कोई तारा नहीं, सिर्फ ठंडी हवा गूंज रही है। वो बंदूक अपने सिर पर रखती है, पर तभी कहीं दूर से एक आवाज आती है, बेथ बेथ रुक जा। उसकी दोस्त क्लेयर जो तैरती हुई नाव तक आ जाती है। उसकी आवाज सुनते ही बेथ का ध्यान टूटता है। उसकी सांसें भारी है, पर उसकी आंखों में फिर से रोशनी है। सुबह की हल्की सी रोशनी पड़ती है और बेथ अपनी दोस्त के साथ तट की ओर लौटती है। वो जान चुकी थी ओवेन ने आत्महत्या क्यों की। वो जानता था कि मौत अब बेथ को लेने आएगी। वो जानता था कि वो उसे हर हाल में बचाना चाहता है, इसीलिए उसने खुद को मिटा दिया। पर साया अभी भी था। जब नाव किनारे लगती है, क्लेयर इधर उधर देखती है और कहती है, कुछ तो है यहाँ, तुमने कुछ देखा क्या? बेथ हल्के से मुस्कुराती है, एक सूनी मुस्कान, और धीरे से कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी मौत अभी भी वही है, छुपी हुई, इंतजार करती हुई।